चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा गॉस थ्योरम। हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम में भी हम आपको एप्लीकेशन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? गॉस थ्योरम में भी हम आपको क्या बता रहे हैं, बोलो? एप्लीकेशन बता रहे हैं। गॉस थ्योरम में भी आपको हम क्या बता रहे हैं, बोलो? एप्लीकेशन बता रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। क्यों? हम लोगों का चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हम लोगों ने इसके पहले लॉन्ग वायर वाला कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर कर लिया है, और दूसरा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट कर लिया है बेटा, और तीसरा हम लोगों ने जो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर करना है। क्या करना है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हम लोगों को स्फीयर करना है। स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को निकालना है। वी आर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक, स्फीयर में भी दो पार्ट हैं, एक हॉलो, एक कौन सा है? सॉलिड। एग्जैक्टली कॉपी दिखाएं, कहाँ तक हो गया था? हॉलो स्फीयर का चल रहा था। क्यों? तो पहला वाला नहीं, उसमें सिग्मा की टर्म्स में बताना है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इसका मैंने थोड़ा सा बताया था। अभी वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ बताया था। हमने ये बताया था कि जैसे मान लो हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर में सारा का सारा चार्ज कहाँ होता है? सरफेस पर होता है कि नहीं होता है? सारा चार्ज सरफेस पर होने का मतलब कौन सी वाली डेंसिटी इसके पास होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सी होती है? हाँ, जब सारा चार्ज सरफेस पर है तो कौन सी वाली डेंसिटी होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। तो सिग्मा होता है बच्चा चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, याद रहेगा। क्यू बराबर होता है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आया समझ में कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ से आपने क्यू निकाल लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट हॉलो स्फीयर। अब जैसे आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, बाहर वाली बात है, तो यहाँ पर क्या हो गया बताओ? है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बताया था आपको कि नहीं? यही तो बताया था, डेराइव भी किया था मैंने, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई? क्यू की जगह सिग्मा के टर्म्स में रख दें क्या? है, परमिशन है तो 4 पाई नहीं, पूछ लेते हैं। तो सिग्मा इंटू, मानेंगे नहीं वो बात अलग है, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? ये देखो 4 पाई से 4 पाई निपट गया, तो क्या बचा? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? ये वैल्यू है आपकी। और अगर मान लो स्मॉल आर कैपिटल आर आपस में बराबर हो जाए, तो ई बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लेंगे, ये हमारा सिग्मा के टर्म्स में है। मैंने लास्ट टर्न पर बेटा क्यू के टर्म्स में बताया था। क्यों? आज किसके टर्म्स में बता रहे हैं? सिग्मा के टर्म्स। समझ में तो आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? कोई भी चीज़ ना समझ में आए, बिना किसी संकोच के आप आएँ। कोई भी समस्या छोटी बड़ी नहीं होती है, ठीक है। आगे चल कर के छोटी चीज़ ही बड़ी बन जाती है। तो इसलिए कोई परेशानी हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके अलावा भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के रिलेटेड तो दूर कर ही देंगे। क्यों? बाकी गारंटी नहीं है। ई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? ई हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। और एक खास बात देख रहे हैं, यहाँ पर आर कहीं नहीं है, वैल्यू ध्यान रखिएगा। अंदर तो जीरो होता ही होता है, ठीक।
अच्छा, ये आपको एनसीईआरटी में जाएंगे तो वेक्टर फॉर्म में भी लिखा है। आपको एक जानकारी होगी कि जो रेडियल वेक्टर होता है वो हमेशा बाहर की तरफ जाता है। लो, रेडियल वेक्टर कहाँ जाता है? बाहर की तरफ जाता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? रेडियल वेक्टर कहाँ जाता है? बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है सिग्मा आर कैप अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा आर कैप अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? बोलो, सिग्मा आर कैप अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा आर कैप अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा सिग्मा आर कैप अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर कैप का मतलब बेटा रेडियल वेक्टर। रेडियल वेक्टर कहाँ जाता है? आउटवर्ड, हमेशा आउटवर्ड जाता है, कभी अंदर की तरफ नहीं जाता है। कहाँ जाता है? हमेशा आउटवर्ड जाता है। तो सिग्मा आर कैप अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। कैसा स्फीयर भाई? हॉलो। तो ये क्या हो गया? बाहर की तरफ गया आर कैप, बाहर की तरफ चला गया आर कैप। हो गया। अब आइए दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर को हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, मतलब पूरे में चार्ज एक समान फैला हुआ है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। आर है, ये क्यू चार्ज है और ये पॉइंट बाहर है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये पॉइंट आपका बाहर है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। अब यहां से स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। आउटसाइड, यहाँ पर आउटसाइड है, बाहर है, तो E बराबर आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये बिल्कुल वही होता है जो किसका होता है बताइए? हॉलो स्फीयर का होता है। ये बिल्कुल वही होता है जो किसका होता है? हॉलो स्फीयर का होता है। सेम होता है दोनों का, हॉलो स्फीयर का और इसका दोनों का सेम होता है, ठीक है। इक्वल्स टू आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? E बराबर है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आउटसाइड। अगर R इक्वल्स टू R कर देंगे बच्चा, तो ये आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बोलो, E बराबर आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। हो गया। यहाँ तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्फीयर के बाहर से देख करके कोई नहीं बता सकता है कि अंदर हॉलो है कि सॉलिड है। समझ रहे हो ना मेरी बात को भाई? अंदर नहीं पता, जाने पे ही पता चलेगा। बाहर से देखने पे कौन बता देगा कि अंदर चार्ज है कि सरफेस पर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बाहर से हमको सेम फॉर्मूले मिलेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो भी सेम बनेगी। क्यों? फ़र्क कहाँ पता चलेगा? जब हम अंदर चले जाएंगे। फ़र्क कहाँ आएगा? जब हम लोग कहाँ चले जाएंगे बेटा? अंदर आ जाएंगे। जब हम इसके अंदर जाएंगे तो फ़र्क अपने को दिखेगा, अपने को फ़र्क दिखेगा अंदर जाने पे। अगर हम इनसाइड गए, मान लो अंदर गए, पॉइंट हमने अंदर बनाया, ठीक। अगर यहाँ पे हमको निकालना हुआ, मान लो बाहर नहीं निकालना हमको,
अब अंदर निकालना है तो गॉसियन सरफेस के हिसाब से केवल इतना चार्ज इनक्लोज्ड है कि नहीं, बोलो केवल इतना चार्ज इनक्लोज्ड है कि नहीं है, यही तो इनक्लोज चार्ज है। और इसकी वैल्यू क्या है बोलो, इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा, स्मॉल आर हो गई। केवल चार्ज कितना होगा बोलो, क्या होगा, हैं यहाँ पर इतने वाले पार्ट का लेंगे ना, यही तो गॉसियन सरफेस है। क्या है बताओ, यही तो गॉसियन सरफेस है। इसका मतलब चार्ज केवल इतने का ही तो लेंगे, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज कैसे निकालोगे बच्चा, टोटल चार्ज, टोटल वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब है, उसका टोटल चार्ज कितना है क्यू, तो 1 का कितना हो गया बच्चा लोग, Q/4 है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम कितने वॉल्यूम की बात कर रहे हैं बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब है ना, और ये आ गया Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यही तो होता है यूनिटरी मेथड, नहीं होता है बताओ, टोटल का इतना, 1 का इतना, तो इतने का इतना, यही तो हुआ। तो ये 4/3 पाई कट गया, तो ये आ गया QR³ अपॉन कितना हो गया, ये हमारा स्मॉल क्यू हुआ कि नहीं हुआ, यही तो चार्ज इनक्लोज्ड आया। चार्ज इनक्लोज कितना आया, यही तो आया। अब अगर चार्ज इनक्लोज्ड यही आ गया तो लगा दो भाई, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E.ds बराबर Q/ε0 होता है। यहाँ से निकलेगा तो E इंटू एरिया का इंटीग्रेशन करेगा तो 4πr² आएगा, और Q की जगह क्या करोगे भाई, QR³ कैपिटल R क्यूब होगा, यहाँ से R² कैंसिल है, तो क्या मिल गया भाई, इक्वल्स टू आ गया QR/4πε0 R³। ये डेरिवेशन मैंने करके दिखाया, लेकिन जो फार्मूला लवर्स हैं वो डायरेक्टली फार्मूला याद कर सकते हैं, जो डेरिवेशन लवर्स हैं वो दोनों देख सकते हैं, है ना, और जो फिजिक्स नॉट लवर्स हैं, है ना, वो लिख लें कम से कम, दैट विल बी वेरी ग्रेटफुल टू मी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लिख ही लो उसको, क्यों, सही बात है ना भाई। हर प्रकार की 3 बिरादरी हैं, तीनों का मैंने डिसेक्शन कर दिया, हाँ डिसेक्शन हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जो फॉर्मूले हैं वो बाहर जाकर के देखने पे फ़र्क नहीं समझ में आता, अंदर फ़र्क समझ में आता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और उसमें भी जो समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसमें भी जो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है आर के साथ, ये ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है वो आर के साथ बन रहा है। ठीक, अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है वो आपका इन टर्म्स ऑफ रो भी लिया जाए, इन टर्म्स ऑफ रो, रो के टर्म्स में, रो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये क्या होता है भाई, चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से आप क्यू निकाल सकते हैं, कितना होगा, ये आएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ये हमारा क्यू है कि नहीं, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा, तीनों फॉर्मूले आपके एक बार रो के टर्म्स में भी देख लेते हैं, क्योंकि मुझे याद है एनसीईआरटी में ज़्यादातर फॉर्मूले रो के टर्म्स में और सिग्मा के टर्म्स में ही दिए हैं। अब जैसे इसको आप चेंज करें इन टर्म्स ऑफ रो, पहले वाले को, तो ये आएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई कट गया, क्या मिला यहाँ से, रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। रो आर क्यूब अपॉन क्या हुआ, 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आ जाओ तो क्या हो जाएगा, है ना। अब इसमें आर स्क्वायर आर बराबर हो जाए, मतलब कैंसिल हो जाएंगे, तो एक आर बचे, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये देखो स्मॉल आर को भी कैपिटल आर कर दो, आर स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है, आर क्यूब है, डिवाइड कर दो। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं। तो ये आपका हो गया ई बराबर है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। हाइपरबोला अगर बनाया जाए और वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वली सिमिलरली फिट हो जाए तो उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। आ रहा समझ में। अब अगर मान लो पावर दोनों तरफ मतलब बढ़ गई तो फिर ये दोनों तरफ इक्वल वो नहीं होगा ना, इधर उधर की डिस्टेंस बदल नहीं जाएगी, तो फिर रेक्टेंगुलर कैसे बोलोगे। वैसे रेक्टेंगुलर का कोई खास मतलब नहीं, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिट बैठ जाए उसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। रेक्टेंगुलर का लोग दुनिया भर का मतलब निकालते हैं, वो कोई मतलब नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जैसे मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे बना हुआ है, अब ये आपने ऐसे हाइपरबोला बना दिया तो दैट इज़ नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ, तो मेरा कहने का तो पावर जब बढ़ती है तो कर्वेचर बढ़ने लगता है, तो कर्वेचर बदलने से फिर रेक्टेंगुलर वर्ड नहीं लगाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जनरली जब पावर 1 होती है तभी हम लोग वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं, हाइपरबोला कौन सा वाला, रेक्टेंगुलर। हालांकि रेक्टेंगुलर का यहाँ मतलब कुछ और है, जैसे हम लोग वेक्टर में पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मतलब एक्स और वाई, तो दो कोऑर्डिनेट को मिला करके या दो एक्सेस को मिला के जो स्ट्रक्चर बनेगा वो रेक्टेंगुलर होता है। तो रेक्टेंगुलर इज़ अ कॉमन वर्ड, कहीं भी लगा सकते हो, इतना कोई वो टेक्निकल नहीं है। अब एक्चुअली टेक्निकल उनके लिए हो जाता है जिसने पढ़ा नहीं है मैथ्स को, उनको फिर वो रेक्टेंगुलर बहुत बड़ी चीज़ नज़र आती है कि पता नहीं क्या है ये कोई है ना अजीब सी भविष्यवाणी हुई है। कॉमन वर्ड है, कॉमन। ठीक है ना, हो गया बेटा। तो यहाँ पर आपको रो के टर्म्स में हो गया। जब आप अंदर जाते हो तो क्या होता है, जब आप इनसाइड जाते हो आर लेस देन आर होता है, तो ई बराबर होता है कितना, रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अंदर जाने पर क्या होता है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अंदर जाने पर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अंदर जाने पर क्या होगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। ओके, ये होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। ये कंप्लीट हो गया आपका कि नहीं हो गया, क्लियर। तो सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया, रो के टर्म्स में बता दिया, क्यू के टर्म्स में बता दिया। डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए करने में, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्यू के टर्म्स में या रो के टर्म्स में क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वाला यूज़ करना है। क्यों, हालांकि इसमें मैंने नीट में देखा है कि बहुत रेयर है क्वेश्चन आता, रेयर, एक बार केवल आया है। पिछले 15-20 साल के जो पेपर आप देखेंगे तो वंस, एक बार। ज़्यादातर आता भी तो हॉलो स्फीयर वाला आता है, सॉलिड वाला बहुत कम है। लेकिन अब हम लोग बता इसलिए देते हैं, मान लो आ गया तो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पहली बात तो कैविटी का अर्थ क्या है, कैविटी का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैविटी। कैविटी का मतलब है कि उतने पोर्शन से चार्ज आपने हटा दिया, या ये भी कह सकते उतनी हॉलो है। क्यों, ये देखो, इतने पोर्शन से आपने चार्ज को हटा दिया है, ये बना लो। ये पहला केस है कॉन्सेंट्रिक कैविटी, पहला केस है कॉन्सेंट्रिक कैविटी।
ठीक है। कॉन्सेंट्रिक कैविटी, कॉन्सेंट्रिक कैविटी का क्या मतलब है? दोनों के सेंटर कॉमन है, दोनों के सेंटर कॉमन है। क्लियर है? दोनों के सेंटर कॉमन है, उसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक कैविटी। ओके, क्या नाम बोला जाता है? कॉन्सेंट्रिक कैविटी बोला जाता है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक कैविटी। अब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई फ्लक्स नहीं होगा, कोई फील्ड नहीं होगा। लिख लीजिएगा, कॉन्सेंट्रिक कैविटी के अंदर कोई फील्ड नहीं होगा, कोई उसमें फ्लक्स नहीं है, अंदर कोई फील्ड नहीं होगा। क्लियर है? कॉन्सेंट्रिक कैविटी, कॉन्सेंट्रिक का मतलब है को सेंटर, को सेंटर मतलब कॉमन सेंटर। क्यों? को जो वर्ड है वो कॉमन से बना है, कॉन्सेंट्रिक मतलब कॉमन सेंटर। ठीक, याद रहेगा कि बताना पड़ेगा दोबारा? याद रहेगा, है ना। दूसरा होता है नॉन कॉन्सेंट्रिक कैविटी, दूसरा बच्चा होता है नॉन कॉन्सेंट्रिक कैविटी। नॉन कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये स्फीयर है और कैविटी यहाँ बनी हुई है, ठीक, सेंटर कॉमन नहीं है, हट करके है, कहीं भी हो सकती है, ऊपर नीचे आगे पीछे। तो ये हमारा होता है नॉन कॉन्सेंट्रिक कैविटी। ये देखो, दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी r0 है, दोनों के बीच की दूरी r0 है, दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो r0 है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर ये नॉन कॉन्सेंट्रिक कैविटी है। कैसी कैविटी है? हाँ, नॉन कॉन्सेंट्रिक कैविटी है। अगर ये नॉन कॉन्सेंट्रिक कैविटी है, इसका मतलब है दोनों के सेंटर कॉमन नहीं है। इसके अंदर बताइए, बिना खास सोचे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या? नहीं होगा। आपने वास्तव में कुछ नहीं सोचा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। अब एक रफ आइडिया में बताऊं क्यों नहीं होगा। अगर कल को मान लीजिए आप एक गॉसियन सरफेस बनाने का प्रयास करें ऐसे, ये तो इसके कुछ हिस्से में तो चार्ज है ना भाई। गॉसियन सरफेस आप ऐसे इसको सेंटर लेके बनाएंगे यहाँ से, तो जब बनाएंगे तो क्या होगा? कुछ तो चार्ज इनक्लोज होगा कि नहीं होगा? कि सिमेट्रिक बनाइए चारों तरफ, तो इसलिए यहाँ पर जीरो पूरी तरीके से नहीं होने वाला। एक बात। अब दूसरी बात आती है कितना होगा, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा? ये आएगा ρr0/3ε0। कितना होगा? ρr0/3ε0। अब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये कैसे आया। अब मान लो आपकी कैविटी के यहाँ पर कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट यहाँ है, कोई यहाँ, अलग अलग जगह हो सकता है ना। और आपने तो डिस्टेंस या दूरी किसके बीच की ले रखी है? सेंटर के बीच की ले रखी है, हाँ या ना? बोलो। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, हालांकि दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन पड़ोसी दिमाग में डालता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने साथ क्या है ना, क्वेश्चन भी दूसरा बताता है कि हाँ ये कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो अच्छा, हाँ ये तो हमने सोचा नहीं था। तो फिर एक कन्फ्यूज़न नया एराइज होता है और उस कन्फ्यूज़न के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखो इसलिए एराइज कर दिया पहले से, है ना। कन्फ्यूज़न क्या हो सकता है पता है? कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि भाई अंदर जो फील्ड हमारा है वो पूरे में एक जैसा कैसे है। मैंने बोला ना इतना है पूरे में, इसका मतलब एक जैसा यूनिफॉर्म है। वंस अपॉन अ टाइम एक बार आईआईटी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, नॉन कॉन्सेंट्रिक कैविटी के अंदर का फील्ड कैसा होता है। तो ऑप्शन में था क्या? नॉन जीरो बट यूनिफॉर्म। क्या था? नॉन जीरो बट यूनिफॉर्म, मतलब एक समान। वैल्यू कैसी थी? एक समान थी। वैल्यू कैसी थी? एक समान थी। ये क्वेश्चन आया था, लेकिन अब आपके में डायरेक्टली आ जाए बहुत अच्छी बात है।
नहीं तो अंदर वैल्यू कितनी है वो भी जरा गौर से देखो। रो आर नॉट अपॉन कितना है 3 एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितना है रो आर नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट है। बात को आप समझिए, रो आर नॉट अपॉन कितना है 3 एप्सिलॉन नॉट है। तो इसका मतलब पूरे में एक जैसा है कि नहीं, बोलो पूरे में क्या है, बोलो एक जैसा है कि नहीं, हाँ या ना, पूरे में एक जैसा हुआ। अब अगर पूरे में एक जैसा हुआ तो क्या हुआ, अब अगर पूरे में एक जैसा हुआ तो क्या है पूरे में अगर एक जैसा हुआ, एक समान हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ, ये दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस तो बदल रही है। अब जैसे मान लो कैविटी है और कैविटी के अंदर पॉइंट आपका मान लो यहाँ बना दिया जाए इस जगह पर, अब इसकी दूरी तो यहाँ से अलग हो गई ना, नहीं हो गई, आर नॉट तो नहीं है ना, तब भी फील्ड आपका कितना आ रहा है रो आर नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। मान लो आपसे कह दिया जाए पॉइंट आपका यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है, अब बताओ यहाँ तो फील्ड बदलना चाहिए, यहाँ पर तो फील्ड बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, यहाँ पर बदलना चाहिए। बात को समझो, क्यों भाई, ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे, इसका जो पॉइंट है यहाँ पर हमको फील्ड निकालना है। अब ये वाली डिस्टेंस आर नॉट है, अब ये वाली डिस्टेंस मान लो आर है यहाँ पे, क्यों, इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, और ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली ही बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो अलग से मैं बना दूँ थोड़ा बड़ा सा, तब देखिएगा। यहाँ पर मैं इस तरीके से ट्रायंगल बना रहा हूँ, देखो ये मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, क्लियर है, ये आपका ट्रायंगल है। यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये हो गया आर नॉट, हो गया, ये कौन हो गया आर हो गया, इसको ले लेना आर डैश, क्या ले लेना बोलो आर डैश। तो आप बहुत समझदार लोग हैं, अगर आप ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो आर नॉट प्लस आर डैश बराबर किसके है आर के, ये रिलेशन ट्रायंगल लॉ के हिसाब से होगा कि नहीं होगा, होगा। ये वाला पॉइंट आपका पहले वाला सेंटर है, ये कैविटी का सेंटर है, ये पॉइंट जहाँ पर आपको फील्ड निकालना है। आपको फील्ड कहाँ पर निकालना है बताइए, पी पॉइंट पर। लिखना ना चाहें तो मत लिखिएगा, लेकिन समझ लीजिए CFN कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फॉर्मूला, ठीक है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फॉर्मूला। अब आखिर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाए, एक्चुअली में इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये कैविटी बनी है, लोगों का कहना है कि ऐसा देखा गया है मोहल्ले में कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है और यहाँ पर हम एक निगेटिव चार्ज की डेंसिटी डेवलप कर दें माइनस रो, तो दोनों मिलकर के इतने में जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नहीं समझे। अगर कहीं पर प्लस रो था, हमने उठा के उसी के ऊपर माइनस रो चिपका दिया, तो नेट क्या हो गया, जानते हो ना, कोई पहले बाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा, नेट मिलके क्या हुआ, कहीं नहीं मुड़ा। DL पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इशारा समझे, है ना, पहले दाहिने मुड़ा फिर कहाँ मुड़ा बाएं, नेट कहीं नहीं मुड़ा, बोलो रोटेशन खत्म, याद आया कि नहीं आया, किधर इशारा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के यहाँ भी वही है कि अगर रो जो चार्ज था पॉजिटिव था, अगर माइनस रो वाला हम वहाँ पे रख दें कुछ, या माइनस रो डेंसिटी की डिस्क वहाँ पे रख दें, तो क्या होगा, माइनस रो उसकी डेंसिटी की अगर हम डिस्क यहाँ पे रख दें, तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए, बोलो, इसका ये मतलब हो गया, रो अगर हम माइनस वाली ले लें तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या हुआ भाई कि दोनों लोग मिलकर के फील्ड डेवलप करेंगे। क्यों भाई, बोलो, दोनों लोग क्या करेंगे बताइए, मिलकर के फील्ड को डेवलप करेंगे, दोनों लोग मिलकर के फील्ड डेवलप करेंगे। कौन कौन, पॉजिटिव वाला भी करेगा और निगेटिव वाला भी करेगा। ऐसे समझ लो कि यहाँ पर रो प्लस वाला है और यहाँ पर रो कौन सा है, माइनस वाला है। ये जो माइनस वाला है इसकी डेंसिटी यहीं सेंटर होगा ना। अब देखो फील्ड वहाँ पर अगर P पॉइंट पर हम निकालते हैं तो ये आएगा प्लस वाले की वजह से, और साथ में क्या होगा, बोलो, माइनस वाले की वजह से भी होगा। अब जब हम प्लस वाले का निकालेंगे देखिएगा, तो ये हमारा कितना आएगा बताओ, ये आएगा रो आर अपॉन, बोलो, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा। फिर इसका होगा माइनस रो आर डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होगा, रो सॉरी सिग्मा नहीं, हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से क्या मिल गया, बोलो, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर हुआ, आर माइनस क्या हो गया, बोलो, आर डैश। जरा यहाँ से देखो, आर माइनस आर डैश करोगे तो क्या होगा, आर नॉट क्या निकलेगा, आर माइनस आर नॉट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बताओ, रो आर नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में कि नहीं आया। फिर से देखो,
यहाँ पर जो फील्ड निकाला गया दो लोगों ने निकाला, कौन कौन, एक प्लस रो यहाँ था कि नहीं था, उसका फील्ड कितना हो गया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर माइनस रो था, बात नहीं करिए बेटा, यहाँ पर माइनस रो था, इसका फील्ड कितना हो गया, माइनस रो आर डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसका फील्ड अंदर की तरफ ऐसे होगा और आर डैश बाहर की तरफ जा रहा है, आर डैश हमेशा बाहर जाएगा, रेडियल वेक्टर हमेशा बाहर होता है, क्यों, तो फील्ड की डायरेक्शन उल्टी हुई कि नहीं हुई, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस कर लिया। अंत में देखो ये आया कि नहीं आया, आया। तो जो लोग नहीं भी इस डेरिवेशन को लिखना चाहें मत लिखें, आप इसको समझ तो गए ना कि भाई वहाँ पर एक्चुअली में कुछ खिचड़ी पकी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ तो ऐसा हुआ है कि जो क्या है, नेचुरल काम नहीं है। और वो क्या काम हुआ है पता है, यहाँ पर दो चार्ज डेंसिटी हैं जिन्होंने मिलकर के फील्ड डेवलप किया है, यहाँ पर दो चार्ज डेंसिटी हैं जिन्होंने मिलकर के फील्ड डेवलप किया है, दो चार्ज डेंसिटी हैं जहाँ पर मिलकर के फील्ड डेवलप किया है। तो अभी हम आपको जो पढ़ा रहे थे आपने ध्यान नहीं दिया था क्या, यूनिफॉर्मली स्फीयर वाला, नहीं वो वाली बात अलग है। वैसे भी अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो कंडक्टिंग हो ही नहीं सकती, उसमें अलग से नॉन कंडक्टिंग लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि एक ही फॉर्मूला है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन, उसमें कंफ्यूज होना ही नहीं। अब बताइए समझ में आया। तो अगर मान लीजिए कोई पूछे कैविटी का सेंटर सेम नहीं है तो कोई बात नहीं, मत होने दो, अंदर फील्ड जीरो नहीं होगा, नहीं होगा तो कैसा होगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। एक क्वेश्चन तो यहीं बन के तैयार हो गया, बात खत्म हो गई। लो एक क्वेश्चन तो यहीं बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया, एक क्वेश्चन तो यहीं रेडी हो गया आपका, इसके अलावा आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं। और अगर कल को मान लो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता भी है तो कहाँ तक जाएगा, उसकी औकात कहाँ तक है, वैल्यू पूछ लेगा। भाई सब्जेक्टिव होता तो डेरिवेशन पूछ लेता, वो भी हमने बता दिया। भाई जाएगा कहाँ तक एग्जामिनर ना, भाई एग्जामिनर इज ऑल्सो अ टीचर, और वो भी एक्सपीरियंस गिनाएगा, मैं 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, 40 साल से पढ़ा रहा हूँ, भाई यही तो कहेगा कि नहीं कहेगा। भाई टीचर्स के साथ एक ही चीज़ होती है बताने के लिए, एक्सपीरियंस। भाई आप कोई कहे टीचर क्यों बताता है बार बार, क्योंकि उसके पास एक ही चीज़ है बताने के लिए कि भाई कितना एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस होने का मतलब है कि हमने ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं, ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई हैं, ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं, ज़्यादा बच्चे देखे हैं, ज़्यादा लोगों से मिले, ज़्यादा लोगों के बीच में रहें, ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्टूडेंट पढ़ाएं। हमने बोला 22 साल से पढ़ा रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि भाई ज़्यादा स्टूडेंट देखे हैं, जो 30 साल वाला हो उसने और देखे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो अभी 5 साल 10 साल से पढ़ा रहा है उसने उतने नहीं देखे होंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बोलने का सिर्फ एक ही मतलब होता है। तो हम लोग जब बात करते हैं ना कि ये हो, तो इसका मतलब ये कि क्वेश्चन उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, और कोई मतलब नहीं। ये कोई घमंड की बात नहीं होती है। कई लोग लगता है सर अपना वो मार रहे हैं, अरे इंप्रेशन तुम्हारे मार के करेंगे क्या, तुमसे तो जो लेना तो ले लिया, फीस तो जमा ही हो गई है ना। मेरा कहने का मतलब है कि वो बोलने का ये मतलब होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर सीनियर हैं, सर एक्सपीरियंसड हैं, तो सर जो बता रहे हैं वो क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि और कोई मतलब नहीं होता। डॉक्टर एक्सपीरियंसड होता है तो कॉन्फिडेंस रहता है कि जो इलाज कर रहा है सही कर रहा है। नया डॉक्टर होता है तो इलाज हो सकता है सही कर रहा हो, लेकिन कॉन्फिडेंस कम होता है। इतने तो फ़र्क है कि नहीं है। पुराना वकील होता है, भले ही जमानत ना दिला पाए तब भी वो फीस तो ले ही लेता है कि नहीं लेता है। आदमी को विश्वास होता है जमानत दिला देगा, बाद में पता चलता नहीं दूसरा लगाना पड़ गया। क्यों, इशारा समझ रहे हो ना। तो अंत में 3 लगाने पड़े तब बाहर आए। तो बेसिकली क्या है कि ये सब चीज़ें बेटा एक्सपीरियंस का मैटर होता है। टीचर है, एडवोकेट है, डॉक्टर है, ये सब प्रोफेशनल सीए है, ये जितने भी लोग होते हैं, ये जब बोलते हैं कि एक्सपीरियंस, इसका मतलब उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया है, हमने सिलेक्शंस दिए हैं। तो मैं बोलता हूँ अगर मैंने सिलेक्शन ना दिए होते तो हो सकता है कॉन्फिडेंस ही ना आता, लगता कि अरे यार ठीक है ना। तो ये चीज़, तो कहीं पर भी आपको ये चीज़ लगे कि नहीं सर ये ज़्यादा आप तारीफ़ अपनी करें तो बता दिया करो, है ना। तारीफ़ वाली बात नहीं है कोई, वैसे भी अपनी तारीफ़ अपने मुंह से करनी नहीं चाहिए, ये बैड मैनर्स होते हैं। अपनी तारीफ़ दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, ये बैड मैनर्स होते हैं। लेकिन ठीक है, चलता है, थोड़ा बहुत धंधे के साथ चल जाता है। क्यों, मौका देख करके क्यों कर देना चाहिए। चलिए भाई, तो अब इसके बाद आइए
क्वेश्चंस देखे जाएं। वर्कशीट आइए, वर्कशीट में आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कंप्लीट हो गया है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कंप्लीट हो गया है, बोलना पड़ता है। पता चला कई 2 दिन बाद आ जाए सर ये चीज़ नहीं बताई, इसलिए है ना लास्ट में पंजीरी बंटवा दी जाती है कि भैया नहीं ठीक है, इसलिए हमने अगले चैप्टर वाली बुकलेट भी बंटवा दी। हमने कहा अब ख़त्म हो गया। अब आइए लास्ट के 2-3 क्वेश्चन हैं, उनको ज़रा डिस्कस कर लें। आइए वर्कशीट खोलिए, उसमें हमने कहाँ तक करा दिए थे क्वेश्चन। वर्कशीट का पहला वाला देखिए, फर्स्ट करवाया है क्या है, नहीं करवाया। क्वेश्चन क्या है देखिए, मैं आपको बता दूं जो दिया है उसमें। क्वेश्चन ये है कि एक वायर है चार्ज वाली, इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। करवाया था, पहला वाला करवाया था कि नहीं, देख लो भाई ये करी करवाया कि नहीं। इसको HTML की बीमारी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा पीछे नहीं, 2-3 पन्ने पलटो तो मिल जाएगा, 2-3 ज़्यादा नहीं। देख लो, ना कराए तो दोबारा करा दें, इतना नहीं। इधर आओ, इधर आओ, इधर उल्टी तरफ आओ, इधर ये और पीछे। हाँ ये किया है, ये किया है, ये इधर इधर इधर, ये इधर, ये करो। करवाया है ना, करवाया है ना बेटा। चलिए अब आइए नेक्स्ट पेज पलटिए, नेक्स्ट पेज पलटिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 2, नंबर थोड़ा सा आगे पीछे उसमें गड़बड़ है, आप उसको इग्नोर करिए। अब आइए जिसमें 4 लिखा है वो तो 2 है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका 2, तुम्हारे पास शीट नहीं बेटा, कहाँ है आपकी, कहाँ है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लार्ज वर्टिकल शीट है, बात नहीं करें, लार्ज वर्टिकल शीट है और इस पर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। क्यों? लार्ज वर्टिकल शीट है और इसमें आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है। ये एंगल देखो पेंडुलम का, यहाँ से थीटा, चार्ज क्यू है, फोर्स इधर लग रहा है, ये आपका mg हो गया यहाँ से, ये f हो गया, ये हमारा mg हो गया यहाँ से। अब हो क्या रहा है इसमें कि 2 बातें पूछ रहा है, एक तो tan थीटा पूछ रहा है और एक क्या पूछ रहा है बताओ, है tan थीटा है, दूसरा टाइम पीरियड पूछ रहा है। 2 क्वेश्चन हमने एक में ही मिला दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप इस बॉल को चार्ज दे रहे हैं, जैसे ही चार्ज देंगे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स इधर क्यों लगेगा, देखना ये कौन सी शीट है, पॉजिटिव चार्ज की। अगर पॉजिटिव चार्ज की शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा कि नहीं होगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा तो जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। जो फोर्स होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। जो फोर्स है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या है, F है, नीचे की तरफ क्या है, mg है, ये हमारा F हो गया, ये हमारा mg हो गया। अब अगर मान लीजिए यहाँ से आप देखें तो ये टेंशन हो जाएगा। टेंशन को चाहे तो F डैश लिख देना है ना, या T लिख देना, तो T को टाइम पीरियड को कुछ और लिख देंगे। यहाँ पर देखो क्या है, ये एंगल क्या होगा बच्चा, थीटा। ये कौन हो गया, T कॉस थीटा। ये कौन हो गया, T साइन थीटा। तो T साइन थीटा बराबर किसके हो गया, F के। T कॉस थीटा बराबर किसके हो गया, दोनों को डिवाइड कर दो, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, F अपॉन mg। F का फॉर्मूला बताओ, Q इंटू ई अपॉन mg हो गया कि नहीं, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले लें बच्चा प्लेन शीट का, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हो गया कि नहीं हो गया, ये आंसर।
अच्छा, वैसे टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G होता है कि नहीं? क्यों? टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G होता है कि नहीं होता है? भाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? टाइम पीरियड कितना है बताओ? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो mg के अलावा एक फोर्स और है, तो देखा जाए तो दोनों का रिजल्टेंट बढ़ गया कि नहीं? बोलो, ये f है, ये कौन है? दोनों को मिला करके वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नेट वैल्यू बढ़ी। अब अगर नेट वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ g की जगह a रख दो, a की वैल्यू ग्रेटर देन g होगी, तो टाइम पीरियड जो होगा वो आपका लेस देन क्या होगा? बोलो, टाइम पीरियड होगा लेस देन 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G होगा कि नहीं होगा? अच्छा, टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G होगा कि नहीं होगा? ये वैल्यू है। टाइम पीरियड की जो वैल्यू है, बात नहीं करें, टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या होगी? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। किसकी वैल्यू बढ़ रही है? फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। फोर्स बढ़ने से क्या होगा? एसिलेशन बढ़ेगा। एसिलेशन बढ़ने से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एसिलेशन बढ़ने से टाइम पीरियड की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है? अब वो एग्जैक्टली वैल्यू तो निकालनी नहीं है, एग्जैक्टली आपको वैल्यू तो कोई निकालनी नहीं है ना, ये चीज़ है। हो गया बच्चा? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे एक कोई प्लेन है, बात नहीं करें, कोई प्लेन है यहाँ पर, ये आपने प्लेन दिया हुआ है यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज इसको दिया है, ठीक? और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको आपने ऐसे धक्का दिया यहाँ से, और ये ऐसे आया, ये यहाँ से गया, यहाँ आकर के गिरा। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ से जा कर के यहाँ गिरा। ये पूछ रहे हैं बताओ इसकी कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, है ना? ये ऐसे गया, इलेक्ट्रॉन का जो प्रोजेक्शन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बना लो। ये एक मेटल की शीट है। किसकी शीट है? मेटल की शीट है ये, दैट इज द शीट ऑफ मेटल। ये हमारी मेटल की शीट है। हो गया? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले देखो, और ये इसकी तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ये इसकी मान लो वेलोसिटी u है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। क्यों? ऐसे गया वापस आया, क्यों? जा कर के वापस आया। कैसा मोशन है? प्रोजेक्टाइल। अब बताओ रेंज का क्या फॉर्मूला है? u² sin 2 थीटा बाई जी। क्यों? r बराबर है u² sin 2 थीटा बाई जी। क्लियर है? अगर हम रेंज की वैल्यू मैक्सिमम लेंगे तो आपकी आएगी u² अपॉन जी। यहाँ तक तो फिर भी समझ में आ गया, लेकिन उसने एक बहुत गंभीर बात फिर कर दी, नेगलेक्ट ग्रेविटी। उसने क्या लिखा हुआ है बेटा?
नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी को इसने नेग्लेक्ट करने के लिए बोला है कि नहीं बोला है? उसने बोला है नेग्लेक्ट ग्रेविटी। क्यों? उसने ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करने के लिए बोला है। और अगर ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर देंगे तो फिर जी कहाँ से आएगा? तो बेटा यहाँ जी नहीं आएगा, यहाँ ए आएगा। क्या आएगा? तो यहाँ पर हम जी की जगह क्या लिख देंगे? और वो ए कहाँ से आएगा बोलो? वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। ये कहाँ से आएगा? फ्रॉम इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा। भाई दिमाग में बात तो आ रही होगी कि ये कहाँ से आएगा। क्यों? तो ए आने का जो तरीका है वो मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फोर्स से आएगा। किससे आएगा भाई? इलेक्ट्रिक फोर्स से आएगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्यू ई होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्यू ई होगा। और ये आएगा ई, और ये आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों आया? मेटल प्लेट का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बताओ? मेटल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेटल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए बराबर है एफ अपॉन एम, ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम। क्यों? ए बराबर है एफ अपॉन एम, ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? अब यहाँ से रेंज का फॉर्मूला लगाओ भाई, तो ये आ गया यू स्क्वायर अपॉन ई सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट एम। बात समझ रहे हो ना? रेंज की जो वैल्यू आएगी यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम अपॉन कितना होगा? ये वैल्यू आ जाएगी ई सिग्मा। ठीक, अब देखो सावधानी क्या रखनी है बच्चा लोग? सबसे पहली सावधानी ये रखनी है कि हमको मेटल प्लेट वाला ध्यान रखना है। सिग्मा अपॉन कितना रखना है? एप्सिलॉन नॉट रखना है। अगर मान लीजिए आपने उसको नहीं ध्यान रखा तो सिग्मा अपॉन 2 रख दोगे, गलत हो जाएगा। पहला। दूसरा ध्यान ये रखना है कि जी को हटाना है। फॉर्मूले में जी याद कर रखा आपने, करना भी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्टाइल वहीं पढ़ाई है 1D 2D में, वहाँ तो जी आता है, 2D वाले में आता है ना, तो वहाँ तो जी के हिसाब से आता है। लेकिन अब यहाँ पर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज़ किया गया है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये मेरे कहने का मतलब है जी की जगह क्या कर दोगे? आसान है तो देखो 3 लाइन का क्वेश्चन, लेकिन दिमाग बहुत सारा लग रहा है। समझ में आ रहा है? दिमाग बहुत सारा लग रहा है। क्वेश्चन टेक्निकल है बहुत छोटा सा क्वेश्चन बड़ा नहीं है। अगर कोई कहे क्वेश्चन लेंदी है तो लेंदी नहीं है क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो गया सबको? नोट कर लें इसको भाई। यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम अपॉन ई सिग्मा। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लगा, बस। और कुछ थोड़ा करना, मिटा दे इसको। अब आइए उसके बाद तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा नहीं चौथा है, 4th वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप आइए 4th वाला देखिए। क्वेश्चन नंबर 4th क्या है कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है ना। कोऑर्डिनेट भी दिखाया हुआ है, देखो ऐसे इसको x शो किया हुआ है और ऊपर की तरफ क्या शो किया हुआ है? z। ठीक, और पहले वाले प्लेट पर कितना चार्ज है? ऊपर वाली प्लेट पर बोलो, ऊपर वाली प्लेट पर कौन सा चार्ज है? सिग्मा। बीच वाली प्लेट पर -2 सिग्मा, नीचे वाली पर माइनस सिग्मा। और उसने पूछा है कि किस पॉइंट पर फील्ड बताइए? इस वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट P है, इस वाले पॉइंट पर फील्ड पूछ रहा है कितना होगा।
ये है आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, पुराना है ना, आसान है, रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में, आसान है, रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में। ये आपका x है और ये z है। अब इस वाले पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है, ठीक है। अब यहां पर देखो कौन कौन से प्लेट फील्ड करेंगे डेवलप। ये वाली प्लेट है, ध्यान से देखना, इस वाली प्लेट का नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, ठीक। पहले वाली प्लेट का चार्ज कितना, E1, दूसरी वाली प्लेट का चार्ज कितना, E2, तीसरी वाली प्लेट का चार्ज E3। ये कौन हुआ E1, ये कौन हुआ E2, ये कौन हो गया। तो टोटल फील्ड कितना हो गया भाई, E1 प्लस E2 प्लस E3। E की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, E1 प्लस E2 प्लस E3 है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, E1 प्लस E2 प्लस E3 हो गया, हो गया E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक, E1 प्लस E2 प्लस E3। E1 प्लस E2 प्लस E3। हो गया E1 प्लस E2 प्लस E3। तीनों की डायरेक्शन सेम है। अब देखना बच्चा E1 कितना है, E1 इस वाली प्लेट का है ना, तो सिग्मा अपॉन, बोलो, अरे कौन सी प्लेट है ये, मेटल नॉन मेटल, पढ़ के देखिए, चार शीट, कोई नहीं बोला ना मेटल है, तो सिग्मा अपॉन, सारे लोग बोलो, सिग्मा अपॉन कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये E2 वाला है, ये भी चार्ज प्लेट है, तो -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, यही तो है भाई, अगर मेटल होती तो 2 ना लगाते नीचे, यही तो फर्क है, बाकी तो एप्सिलॉन नॉट तो लगना ही लगना है। ये कौन सी है, सिग्मा वाली, तो ये कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सी वाली है, -2 सिग्मा वाली, तो ये आएगा 2 सिग्मा अपॉन, और तीसरी वाली कौन सी है, माइनस सिग्मा वाली, तो माइनस सिग्मा अपॉन, अब जरा इनको ऐड कर लो बेटा, माइनस क्या प्लस है, डायरेक्शन सेम है तीनों की। अब यहाँ से क्या करोगे, 2 से 2 कट गया, ये 2 है यहाँ पे, अब तीनों को आपस में ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। नोट कर लो, फिर से देख लो, इसका फील्ड कितना, 2 सिग्मा, सॉरी, है ना, इसका फील्ड कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका फील्ड कितना, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस वाली का फील्ड कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाकी माइनस के हिसाब से अगर बात करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन आ जाएगी। प्लस माइनस का रोल सिर्फ किस में होता है, बोलो, डायरेक्शन। प्लस और माइनस का जो रोल होता है किस में होता है, डायरेक्शन में होता है। नोट कर लो इसमें। है ऊपर की तरफ प्लस जेड जा रहा है, तो नीचे की तरफ माइनस जेड है ना, तो इसकी डायरेक्शन आएगी माइनस के कैप, डायरेक्शन आएगी माइनस के कैप। तुमको फर्जी कंफ्यूज कर रहा है, दूर रहो, ठीक है ना। क्या हुआ, भाई हम कह रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
चलिए नाउ फाइनली क्या खत्म हो गया? हाँ, पहला चैप्टर एनसीईआरटी का कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला खत्म हुआ। एक बार फिर देख लेंगे, जो चीज़ टफ लगे फिर पूछ लेंगे, ना समझ में आए फिर पूछ लेंगे। नेक्स्ट वीक से शायद रिवीजन क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। मैंने एक बार याद करो बताया था कि जिस दिन मेरी क्लास होती है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, क्लास के बाद वाला जो टाइम है उसी टाइम में हम लोग क्या करेंगे, 10-15 मिनट का ब्रेक दे करके रिलैक्स हो लो, उसके बाद 1 घंटे क्लास लगा देंगे। तो 2 हफ्ते की क्लास लग जाएगी, 2 वीक्स की लगभग 6 क्लास हो जाएंगी। थ्योरी वाला पार्ट रिवाइज हो जाएगा, जिसको रिवाइज करना हो वो फिर पढ़ सकता है। एक बार करा दिया, फिर 1-2 महीने बाद लगे रिवीजन की याद आ रही है तो रिवीजन फिर करा देंगे। उसमें कोई देखो ये एंडलेस प्रोसेस है, लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये एंड यहीं एंड हो गया, फिर आपको समझ ही में नहीं आएगा कुछ। प्रैक्टिस आप जारी रखिए, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। अब अगला जो चैप्टर है उसका भी इंट्रोडक्शन जल्दी से हो जाए। नाम तो बता ही दें, बुकलेट बाटी है ना। अगला जो चैप्टर है पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटेंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, आपका एक पेज गायब है, मिसिंग है, चेंज कर लीजिएगा बुकलेट को, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटेंस, क्यों चैप्टर का नाम है हो गया बेटा। पोटेंशियल क्यों भाई, पोटेंशियल मैं तो कुछ लोग तो पढ़ चुके हैं इसमें। पोटेंशियल मैंने बताया था, किसी का भी पोटेंशियल निकालना हो पॉइंट पे, इन्फिनिटी से चार्ज को लाना होता है। कहाँ से लाना होता है? इन्फिनिटी से 1 कूलम का चार्ज ला करके रखा, जितना वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? पोटेंशियल के बराबर होता है। बोलो किसके बराबर होता है? पोटेंशियल के। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक बार रीडिंग करनी है, बुकलेट आपको मिल गई है, उससे आपको रीड कर लेना है। एक चीज़ और करना है आपको, एनसीईआरटी आपके पास होगी ही होगी। एनसीईआरटी में जब आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, देखा है कि नहीं देखा है? 8-10 प्रॉपर्टीज़ एनसीईआरटी में लिखी हैं, तो एक बार वो रीड कर लेना, कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। हालांकि सारी मैंने लगभग बताई हैं, फुट कर कभी यहाँ करके उन्होंने एक साथ समराइज़ किया हुआ है, तो एक बार रीडिंग लगा लेना, ठीक है। उसके बाद एक उसमें डाइलेक्ट्रिक वगैरह और इंसुलेटर और ये सब थोड़ा समझाया हुआ है, तो उसको भी तो हो सके तो रीड कर लेना।